प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं कैप्टन डॉक्टर विनोद कुमार बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। Today I will take a class on George Gordon Byron's famous poem, There is a Pleasure in the Pathless Woods. Before to start this poem, I would like to give a brief introduction about poet George Gordon Byron. Was a British romantic poet and satirist whose poetry and personality captured the imagination of Europe. Although made famous by autobiographical poems, the most demanding, well known, The Child Herald's Pilgrimage, which was written from 1812 to 1818, and his many love affairs. He is perhaps better known today for satiric realism of Don John. He born in 1788, 22nd January 1788 at London, and he died on April 19, 1824 in the age of 36. इनकी माँ कैथरीन गार्डन, who was a Scottish महिला, इनके फादर कैप्टन जॉन बायरन, जो कि दोनों ही परिवार, इनके माँ और पिता दोनों के ही परिवार वेल नोन हैं। और उस दौरान अगर दोनों ही परिवारों को बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इनका जो हिस्ट्री है वो वेरी वेल नॉन है बिकॉज ऑफ हिंसात्मक कार्यों के लिए। वायलेंट जो टास्क या एक्टिविटीज़ इनके फैमिलीज के द्वारा की गई वो ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर दर्ज है। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी माँ का नाम कैथरीन था, जो कि इनकी कहेंगे कि पहली माँ थी, यानी कि इनकी स्टेप मदर थी, who died in 1788. He had a step sister with her, whose name is Augusta, and उनके बाद इनके फादर ने सेकंड मैरिज की, जो मई 1785 के अंदर हुआ। बट इनके फादर बहुत ज़्यादा खर्चीले प्रकृति के थे, इस वजह से इनकी जो माँ थी, जो कि बहुत अच्छे ज़मीन जायदाद और पैसे वाले घर से बिलोंग करती थी, उसके पूरे पैसे को खर्च करके बहुत जल्दी 1719 के अंदर वो
टू से 1790 के अंदर तो दोबारा वो फ्रांस चले गए थे, उससे पहले ही आ, वो 86 के आसपास ही फ्रांस चले गए थे। व्हेन जीजी बायरन बोर्न इन 1788, इस दौरान कैप्टन बायरन इंग्लैंड आए, बट 1790s के अंदर वो दोबारा से फ्रांस लौट गए एंड वहाँ से उनके बारे में कुछ जानकारी कैप्टन बायरन देते हैं, लेकिन इट इज़ सेड कि कैप्टन बायरन 1791 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। इस स्लाइड के अंदर देखिएगा कैथरीन गॉर्डन, जो कि जॉर्ज बायरन की माँ है और जॉर्ज बायरन के पिता कैप्टन बायरन की ये सेकंड वाइफ हैं। इनसे इनको एक बेटी, यानी कि कैप्टन बायरन को एक बेटी भी मिली, बायरन जॉर्ज बायरन के साथ साथ, एनाबेल मिलबैंक के नाम से। उसके बाद आप देखिएगा कि इनका जो शौक़ जिसके कहें, बायरन का जो शौक़ है वो काफ़ी कुछ रहा तैरने का, जो कि समुद्र से तो इनको बेहद लगाव था। इसकी वजह से ये बहुत बड़े तैराक रहे। बचपन से ही लव्स अ लॉट, ही लव्स टू राइड हॉर्स राइडिंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। और उसके बाद में इनका जो 2 कैंटो जो कि चाइल्ड हेराल्ड के पब्लिश हुए, जो आपके यहाँ स्लाइड में दे रखा है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो स्लाइड है इसके अंदर यहाँ देखने को मिलेगा कि 1812 के अंदर इन्होंने फर्स्ट जो था चाइल्ड हेराल्ड लिखा और 1814 के अंदर सेकंड लिखा, और उसके बाद में आगे देखेगा कि थर्ड 16 के अंदर आता है और फोर्थ 18 के अंदर इनका चाइल्ड हेराल्ड निकल आता है, जो कि बहुत ही वंडरफुल है। इन्होंने इनकी मैरिज भी होती है, जो कि अन्नाबेला के साथ में इनकी मैरिज होती है 1815 के अंदर, और उनके एक डॉटर होती है एडा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। जॉर्ज बायरन की जो मैरिज है उसके लिए एक्चुअली ये फेमिलियर तो बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि इनका बहुत मल्टीपल टाइम्स लव अफेयर रहे, और इस स्लाइड में देखिएगा कि अगस्टा ले इनकी जो स्टेप सिस्टर थी उसके साथ में भी इनका लव अफेयर रहा। known to have affair with half sister Augusta Leigh, न्यूमरस अफेयर्स मैन और वुमेन के साथ मिलकर रहे, जो कि एक बायरनिक हीरो की कंसेप्ट के रूप में इनको निकाल करके इनकी एक कहेगा कि इनकी इमेज निकल करके आती है। ही कंसिडर टू बी अ रोमांटिक, नॉट particularly through the style of writing rather than the incarnation of romantic. लॉर्ड बायरन क्या आप देखिएगा कि अप्रैल 1924 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है इन द एज ऑफ 36। लुक एट हाउ ही इज ऑन डेथ बेड। जीजी बायरन का जो करियर की अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। 1809 के अंदर उन्होंने हाउस ऑफ लवर्स में अपना पोजीशन लिया और फरवरी 27, 1812 को पार्लियामेंट में उन्होंने अपना फर्स्ट एक लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने मृत्युदंड से संबंधित एक बिल का विरोध किया था। और जनवरी 1815 को उन्होंने एनाबेल मिलबैंक, जैसा कि मैंने आपको कहा इनका विवाह एनाबेला मिलबैंक के साथ हुआ, और ये विवाह जैसे मैंने कहा कि
he had not a happy married life. It is also said that he had been, to say, in news because of affair with his stepsister Augusta. एडा नाम की जो एक पुत्री, जो कि 1815 के अंदर ही हो जाती है इनकी बेटी, और 18 में ही वैधानिक रूप से जो एनाबेल और एलेवन मिलबैंक जो इनकी वाइफ थी, और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और इसी दौरान बायरन पूरी तरीके से इंग्लैंड छोड़ करके दूसरे देश चले जाते हैं, जिसको कहा जाएगा कि यूरोप चले जाते हैं। यूरोप से जा कर के वो यूरोप में, इटली में स्पेशली, वो वहाँ पर बस जाते हैं। अब जो इनका करियर शुरू होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण करियर के रूप में निकल करके आता है। ये जो बाकी के 8 इयर्स ऑफ हिज लाइफ रहे, उसके अंदर उन्होंने चाइल्ड हेराल्ड जो कैंटो है उसका दूसरा भाग 1816 और चौथा कैंटो अप्रैल 1818 के अंदर पब्लिश हुआ। एंड द प्रेजेंट पोइम देयर इज़ अ प्लेजर इन द पाथलेस वुड्स, जो पोइम हमारे यहाँ पर अब जो हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, ये इस फोर्थ कैंटो के लास्ट 9 जो कहिएगा कि पार्ट्स हैं, ये कहिएगा कि कैंटोज हैं। जो फोर्थ कैंटो है उसके 9 अंतिम सर्वाधिक 9 कहिएगा कि आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर वर्ड फॉर दैट वन, स्टेंजाज हैं, जो इन्होंने 1818 एंड 1820 के अंदर इन्होंने 5 कैंटो लिखे। द आइसल्स ऑफ ग्रीस जो पोइम है उसी में से है इनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वाधिक मित्रतापूर्ण जो एक महाकवि की शैली जो है वो इसमें निकल करके आती है। जो इनकी फ्रेंडशिप जो शैली के साथ में होती है, उसकी पहली मुलाकात 1816 के अंदर जिनेवा में जो उनकी होती है दोनों कवियों में। 1812 के अंदर भी इन्होंने इटली का टूर किया, और इटली टूर के दौरान इन्होंने बहुत सारे डियरिंग टास्क किए। बायरन का, जैसा कि मैंने कहा कि इनका बहुत सारी महिलाओं के साथ में लव अफेयर्स रहा। उनका जो अंतिम लव अफेयर था वो 19 इयर्स ओल्ड टेरेसा, जो कि ग्रीस के एक काउंट एलिसेंड्रो जो कि 58 इयर्स ओल्ड थे, उनकी पत्नी के साथ में रहा। और ये अफेयर उनका, बायरन का अफेयर, जो उनकी कहा जाएगा कि पत्नी जो काउंट एलिसेंड्रो के साथ, यानी कि टेरेसा के साथ जिसको कहेंगे, वो अंतिम बिलाउड के रूप में रहा, और अंतिम समय तक उनका लव अफेयर टेरेसा के साथ में बना रहा। दोनों वेनिस में 1819 के अंदर मिले, और इटली का जो सोशल एटमॉस्फेयर जो बायरन का काउंट के महल में रहना एक सामान्य बात हो गई थी। इस दौरान इनको एक पार्टनर के रूप में रहने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना इनको करना पड़ा। इनका काफ़ी लोगों से झगड़ा भी होता है, लोग इन्हें सनकी भी मानते हैं, बट ओवरऑल जो कहेंगे कि इस प्रेम के बीच में ही जो इटली का राजनीतिक जो षड्यंत्र था, इस दौरान कहेंगे कि उनके एक अवैध बेटी एलिग्रा जो हुई, उसकी भी डेथ हो जाती है, जो उनके जीवन को काफ़ी पेनफुल बना देती है।
1821 के अंदर जॉर्ज बायरन जी ने टॉमस मूर को एक शानदार सा लेटर लिखा, और इस लेटर में ही सेड दैट रियली रियली प्रेम भी एक बला होती है। इट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द अदर्स वन टू से। लेकिन ये बला जिसको कहा जाए, जॉर्ज बायरन ने जो रूप में रिप्रेजेंट की है, वो एक कहा जाएगा कि ऐसे ही नहीं बोला उन्होंने कि जो उस तरीके से कहा कि 2 शादियाँ की, बहुत सारे महिलाओं के साथ इनका अफेयर रहा, इनके स्टेप सिस्टर अगस्टा के साथ में भी इनका नाम जुड़ा, फिर जो 19 ईयर्स ओल्ड टेरेसा के साथ में भी इनका लास्ट तक लव अफेयर रहा। तो नो डाउट इन्होंने यूरोप में रहते हुए अपनी जो इंग्लैंड की धरती के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट ऑलवेज शो किया, और जो उनको महान बनाता है उसके पीछे रीज़न भी यही है कि वो कभी कहा कि अपनी मिट्टी से, अपने देश से अलग नहीं हुई। ये अलग बात है कि जितनी पॉपुलैरिटी उनको विदेश में, यूरोप में रह कर के मिली, इतनी उनको इंग्लैंड में नहीं मिल पाई थी। इट इज़ सैड दैट कि 1823 को बायरन ग्रीस के जहाज़ से सेफेलिनिया के लिए में रुकने के लिए रवाना हुए। बाद में 1824 के अंदर मिसोलोंगी में वो वहाँ पहुँचे, जनवरी 1824 के अंदर, एंड 19 अप्रैल 1824 को बिकॉज ऑफ फीवर ही डाइड। ग्रीक लोग उन्हें वहीं पर दफना देना चाहते थे। उस जगह का नाम एथेंस में टेम्पल ऑफ थीसिस एक जगह है जहाँ पर वो उसको ब्यूरिड करना चाहते थे, बट ऐसा कुड नॉट हैपन। उनका जो डेड बॉडी था उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड के भी वेस्टमिंस्टर अबे के अंदर उनको ब्यूरिड करने के लिए परमिशन नहीं मिली, एंड फाइनली ही हैड बीन ब्यूरिड, or to say he was buried near his family members, वॉल्ट हेकवॉल टारकार्ड चर्च के बुरे लॉर्ड के बराबर ही उनको दफना दिया गया। बहुत समय तक बायरन को ऐसा कवि माना गया जिसने अपने देश की अपेक्षा विदेशों में बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी गेन की। पर कुछ वर्षों में अगर हम आज की डेट में करें तो उनका पॉपुलैरिटी अब थोड़ा कम हो गया है। ये कोई चांस की बात नहीं है कि वेस्टमिंस्टर एबे में उनकी स्मृतियों में कवियों के कोने में जो 1969 एक स्मृति जिनका एक अनावरण किया गया, एंड जब इनकी एक फेमस पोइम किया जाएगा कि पब्लिश हुई, ही वॉज अम्यूज टू मच। और जब 1812 के अंदर उनकी चाइल्ड हेराल्ड, जो मैंने कहा कि पहला कैंटो जब इनका पब्लिश हुआ, तो अगले ही दिन जब वो बोलते हैं, वो खुद बायरन बोलते हैं कि जब मैं सोकर उठा तो मैंने पाया कि अगले ही दिन मैं बहुत महान कवि बन गया हूँ। और ये जो एक असामान्य प्रसिद्धि जो उनके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड जो पॉपुलैरिटी जो उन्होंने गेन की, वो किसी भी पोइट को अपने जीते जी तो इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। लंदन के उच्च समाज का वो एक हीरो बन गया, और अपने प्रेम प्रसंगों के कारण स्पेशली लेडी जो कैरोलाइन लैम्ब के साथ जो बदनाम हुए, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुए। 1813 से 1816 के अंदर उन्होंने चाइल्ड हेराल्ड के बाद ओरिएंटल व अन्य जो उनकी कहानियां हैं वो पब्लिश हुई। अर्लियर द गौवियर जो कि 1813 के अंदर, तथा प्रिजनर ऑफ सिलोन जो 1816 के अंदर पब्लिश होती है,
उन्होंने यूरोप के टू से कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स के रूप में उनको एस्टेब्लिश कर दिया। तो जॉर्ज बायरन अपने आप में बहुत बड़े कवि के रूप में निकल कर के आए। अब इनकी जो पोइम है देयर इज़ ए प्लेजर इन द पाथलेस वुड्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन विद्यार्थी, अब जो ये डिस्कशन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट। अगर आपको किसी तरीके का कोई शक संदेह, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।